जय हिंद दोस्तों, मैं निराला तिवारी एक बार आप सभी का पुनः इस प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस की सरजमी पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस उम्मीद से कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे आप और अपनी पढ़ाई को विधिवत ढंग से संचालित कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आप सबको विदित है कि हम लोग दस्तक सीरीज से मुखातिब होते हैं रात्रि 8 बजे और आज कुछ टेक्निकल इशू के चलते और कुछ बारिश का मौसम था, लाइट ना होने की वजह से आज ये क्लास 9 बजे से स्टार्ट हो रही है। इसके लिए खेद है। कल से आपकी क्लास 8 बजे से ही स्टार्ट होगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न मित्र आपके सामने वो इस कदर कि यारालावा किस वर्ग के व्यंजन है। मित्र आपसे पूछा गया कि यारालावा एक किस वर्ग के व्यंजन है। पहला ऑप्शन ओस व्यंजन, बी ऑप्शन अंतस व्यंजन, सी ऑप्शन दंत व्यंजन, डी ऑप्शन तालव्य। तो इसमें उत्तर आपका क्या होना चाहिए और कहाँ पूछा गया मित्र प्रश्न आप देख सकते हैं, टैग सहित लिखा गया है। क्वेश्चन आसान ठीक है, लेकिन आसान प्रश्न ही गलत होता है। तो यारालावा एक किस वर्ग के व्यंजन है, तो आपका उत्तर होगा मित्र अंतस व्यंजन, है ना। चलो इसी में जरा बताओ आप कि या का उच्चारण कहाँ से होगा। या का उच्चारण में तो होगा तालु से, रा का उच्चारण कहाँ से होगा मूर्धा से, ला का उच्चारण कहाँ से होगा दंत से, वा का उच्चारण कहाँ से होगा दंतोष्ठ से होगा। अच्छा और भी जरा प्रश्न बताएं आप। प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है रा, लुंठित व्यंजन क्या होता है रा, पार्श्विक व्यंजन क्या होता है ला, अर्ध स्वर क्या होता है या और वा। बासमी ना, संघर्षहीन व्यंजन कौन सा होता है या और वा। समझ गए दोस्त यहाँ तक बातचीत। अच्छा एक बात और, तालु और तालव्य में अंतर क्या होता है। तो तालु संज्ञा है, तालव्य विशेषण है। जैसे दंत और दंत हम लोग कहते हैं, तो दंत संज्ञा दंत विशेषण, मूर्धा संज्ञा मूर्धन विशेषण। आई होप कि आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर मित्र वो बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही उत्तर वो। अगला क्वेश्चन जरा देखें आप। निम्नलिखित में से अर्धविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा मित्र आपसे पूछा गया कि आप बताओ अर्धविराम अर्थात सेमी कोलन का सिंबल क्या है। ये मित्र प्रश्न एकाधिक बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं हाई कोर्ट में पूछा गया, कांस्टेबल में पूछा गया, 2 बार है ना, अलग अलग शिफ्टों में पूछा गया है। तो इनमें से चारों ऑप्शन में आप ये तय करिए कि अर्धविराम अर्थात सेमी कोलन का सिंबल कौन सा हो। तो मित्र आप उत्तर लगाए होंगे सब लोग। उत्तर आपका क्या होगा सी फॉर कांस्टेबल, बिल्कुल सही उत्तर है। ए वाला चिन्ह क्या है बाबू, तो इसको हम कहते हैं मित्र आधोरेखा चिन्ह, या अंग्रेजी में इसी को आप कहते हैं अंडरलाइन। बस भी ना। और ए वाला चिन्ह क्या मित्र, ए है योजक चिन्ह। ए वाला चिन्ह कौन सा है मित्र, ए है आपका विवरण चिन्ह। बस में यहाँ तक ना, बिल्कुल। तो इसका जो आपका उत्तर होगा मित्र ओ सी फॉर कांस्टेबल, बिल्कुल सही उत्तर हो। अगला क्वेश्चन जरा देखें आप। अगला प्रश्न मित्र आपके सामने कुछ इस कदर व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को आप क्या कहते हो। पहला ऑप्शन दरोगा में पूछा गया प्रश्न, पहला ऑप्शन संज्ञा, बी ऑप्शन सर्वनाम, सी ऑप्शन विशेषण, सी ऑप्शन क्रिया और डी ऑप्शन विशेषण। क्या लगाएंगे इसमें उत्तर आप। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को आप क्या कहते हो, तो उसे आप क्या कहते हो मित्र संज्ञा कहते हो आप। मित्र एक बात जरा जाने आप, इस पूरे धरातल पर पूरी सृष्टि पे अगर आप देखेंगे तो मित्र केवल आपको 4 लोग मिलेंगे। या तो कोई व्यक्ति मिलेगा, या तो कोई वस्तु मिलेगी, या तो कोई स्थान होगा, और इन तीनों में कोई ना कोई भाव छिपा रहेगा। और जब इन चारों में आप अंतर करने का प्रयास करोगे तो मित्र इनका आप नाम रखोगे। क्या रखोगे आप, नाम रखेंगे। और उसी नाम को आप क्या कहते हो, उसी नाम को आप संज्ञा कहते हो, अर्थात नाउन कहते हैं आप। बस भी ना, याद कीजिए बचपन का पल की हम लोग जब पढ़ा करते थे वो पुस्तकों में कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को आप क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब पूरे सृष्टि में जब 4 लोग हैं, 5वां है ही नहीं कोई, तो नाम कहाँ से आ जाएगा फिर। तो मैं तो जब इन चारों में अंतर करने का प्रयास हुआ तो आपने इनका नाम रखा, इस नाम को आपने क्या कहा, संज्ञा कहा। एक प्रश्न पूछा गया था राजस्थान रीट परीक्षा में कि दुनिया का सब नाम और दुनिया का सबका नाम में अंतर क्या है। तो सब नाम कहेगा संज्ञा, सबका नाम सर्वनाम। समझ गए बाबू, बिल्कुल सही। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा मित्र ए फॉर आतंकवादी, बिल्कुल सही बाबू। अगला क्वेश्चन जरा देखिए आप। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको सर्वनाम के भेद मालूम है, हाँ या ना। तो अगर मालूम होगा तो आराम से उत्तर लग जाएगा बाबू। तो इसका उत्तर क्या होगा मित्र जरा सोचो आप। पहला ऑप्शन गुणवाचक, बी ऑप्शन प्रश्नवाचक, सी ऑप्शन संबंधवाचक, डी ऑप्शन निजवाचक। इसमें उत्तर क्या लगाएंगे बाबू आप। तो मित्र आपको ये मालूम होगा कि गुणवाचक सर्वनाम का कोई भेद नहीं है बाबू, ये विशेषण का पार्ट है। इसलिए आपका उत्तर क्या होगा ए फॉर आतंकवादी, बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा विशेषण के कितने भेद होते हैं बाबू,
तो विशेषण के 4 भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। एक अपवाद भी वहाँ पे है जिसको आप कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। बाकी सब पार्ट में हम नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर से केवल आप समझ गए वो, ठीक है ना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं फिर? तो 6 भेद। कौन कौन? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा मित्रों, वो ए फॉर आतंकवादी, बिल्कुल सही उत्तर बाबू। अगला क्वेश्चन आपके सामने बाबू जरा देखें क्या लिखा गया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सातत्य बोधक पक्ष है, अर्थात सातत्य बोधक क्रिया हो। प्रश्न देखो कहाँ पूछा गया, यूपी पीसीएस पूछा गया प्री सीसेट में वो, और 2024 का एकदम लेटेस्ट हाल फिलहाल का प्रश्न है। पहला ऑप्शन, लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं। बी ऑप्शन, मेघा गीत गा सुनाती है। वह स्कूल के लिए निकल चुका है। पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूमती है। इसमें उत्तर आपका क्या होना चाहिए हो, जरा सोचो आप, इसमें आपका उत्तर क्या होगा। तो पक्ष क्या होता है पहले बताओ आप मित्र। पक्ष जो होता है वो क्रिया का एक पार्ट है। जैसे क्रिया के 3 पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। क्रिया का एक काल पढ़ते हो टेंस, क्रिया का एक पार्ट पढ़ते हो आप पक्ष अर्थात एस्पेक्ट, क्रिया का एक पार्ट पढ़ते हो आप मित्र वृत्ति अर्थात मूड। ये तीनों ही क्रिया से ही जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो यहाँ पक्ष की बात है तो पक्ष क्या बयां करता है, तो क्रिया की पूर्णता अथवा अपूर्णता या उसके नैऋत्य या मित्र उसकी निरंतरता का जो बोध कराएगा उसी को हम क्या कहते हैं, पक्ष कहते हैं। बस भी ना। तो अब पक्ष की कई प्रकार होते हैं, परंतु सातत्य बोधक पक्ष कैसे हम जाने, तो वो सीधा उत्तर समझो आप। अगर किसी भी वाक्य में सहायक क्रिया रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा तो मैं तुम्हारा उत्तर क्या होगा, सातत्य बोधक पक्ष। क्या कोई ऐसा ऑप्शन यहाँ पे है? बिल्कुल देख लीजिए आप, लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं तो यहाँ पे एक ऐसी सहायक क्रिया मिली जो आपको बताया गया। तो आपका उत्तर क्या होगा मित्र, ए फॉर आतंकवादी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिए आप। अगला प्रश्न मित्र आपके सामने कुछ इस कदर कि अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, अर्थात अव्यय आपसे पूछा कि अव्यय क्या है। पहला ऑप्शन, ए अभिकारी होते हैं। बी ऑप्शन, ए विकारी होते हैं। सी ऑप्शन, ए विकारी अभिकारी दोनों होते हैं। डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्या लगाएंगे वो उत्तर आप। प्रश्न एकाधिक बार पूछा गया वो देख सकते हो आप, बस भी ना। तो मित्र अव्यय जो होता है ना, ए आपका एक अभिकारी पद होता है, अर्थात मित्र ए अभिकारी है। अभिकारी क्या होता है, तो कोई भी शब्द जिनमें आप काल कारक लिंग और वचन आप बदलिए और उनमें कोई परिवर्तन ना हो तो उसे आप क्या कहोगे, अभिकारी कहोगे आप। जैसे हमने कहा और, आप तो क्या और में आप काल बदल पाओगे, नहीं, कारक नहीं, लिंग नहीं, वचन नहीं, तो और क्या है, और, तथा, इसलिए, लेकिन, किंतु, परंतु, अतः, ये सब क्या बाबू, ये सब आपका अव्यय अर्थात अभिकारी है। समझ गए बाबू। अच्छा, जिसमें परिवर्तन हो जाएगा काल कारक लिंग वचन से वो क्या होगा फिर, तो हमें तो होगा भिकारी। भिकारी शब्द की संख्या 4, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, अभिकारी भी 4, क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मयादि बोधक। आई होप की आवाज समझ गए होंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा मित्रों, वो ये फॉर आतंकवादी, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जरा देखें आप। वह दिल्ली से ही चला जाएगा वाक्य में किस पर बलाघात है। आपसे पूछा गया कि आप कहाँ पे बलाघात का प्रयोग किए हो आप, अर्थात आप विशेष बल कहाँ दिए आप, तो आप पढ़ लीजिए बहु, वह दिल्ली से ही चला गया, अर्थात मित्र आपने विशेष बल कहाँ दिया, ही पे दिया, अर्थात हमारा उत्तर जो होगा मित्र वो ही, अर्थात ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। मित्र ही क्या है, तो ही बाबू एक निपात है। ही क्या, वो एक निपात है। बस में ना, निपात क्या होता है, तो बाबू निपात अव्यय के जैसे ही होता है लेकिन अव्यय नहीं होता है। जैसे आपने कहा ठीक, आपने कहा तकरीबन, आपने कहा जी, आपने कहा हाँ, है ना बातचीत, आपने कहा तक, आपने कहा मात्र, ये सब क्या है, ये आपके निपात बाबू। समझ गए बातचीत। तो निपात जब शब्द में वाक्य में प्रयोग होंगे तो आप अपने विशेष प्राथमिकता को जमा देते हैं और आप उस शब्द को जब बाहर करोगे तो वाक्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप ही को गायब कर दो, हमने कहा वह दिल्ली से चला जाएगा, कोई गलत हुई बात हुई नहीं, अभी भी सही है। लेकिन मैं कहा वह दिल्ली से ही चला जाएगा, तो आप विशेष बल कहाँ दिए, ही पे दिए आप। तो मैं तो इस कदर आप बल मतलब निपात की आप पहचान कर लेंगे तो आराम से आप निकल जाएगा उत्तर, कोई दिक्कत ना होगी। तो आपका उत्तर में तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मित्र आपके सामने कुछ इस कदर क्या लिखा गया, पढ़ें आप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होता है, अर्थात दोनों में समान रहेगा वो। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा गया, अच्छा एक मिनट, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है, अर्थात वो शब्द पुल्लिंग भी है, वो शब्द स्त्रीलिंग भी है। ये आपका प्रश्न कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न। पहला ऑप्शन तार, बी ऑप्शन वार और सी ऑप्शन
धार और डी ऑप्शन हार। उत्तर क्या होगा बाबू, जरा सोचो आप। मित्र आप किसी भी शब्द में ये तय करना चाहते हो कि वो शब्द आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। एक काम करो आप उस शब्द की आगे ये निम्न विशेषण पर आप जोड़ो, या तो अच्छा जोड़ दो, या तो अच्छी, या तो मेरा जोड़ दो, या तो मेरी जोड़ दो आप। अगर अच्छा और मेरा जोड़ने से बात बन गई तो वो शब्द आपका होगा पुल्लिंग। अच्छी मेरी से जोड़ने से बात बन गई तो आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो हमने कहा मित्र अच्छा तार की अच्छी तार, मित्र अच्छा तार। अच्छा वार की अच्छी वार तो अच्छा वार। अच्छा धार की अच्छी धार, अच्छी धार, ना कि अच्छा धार। अच्छा हार की अच्छी हार तो बाबू अच्छा हार भी होता है, अच्छी हार भी होती है। बात कैसे, जैसे हमने कहा कि मुकेश की बुरी हार हुई, तो यहाँ पे हार जो है वो स्त्रीलिंग को बयां कर दिया। लेकिन हमने कहा कि राधा ने हार बनवाया, तो बाबू यहाँ हार क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग की बात कर दिया। तो हार जो शब्द है ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होगा, अर्थात जो आपका उत्तर होगा मित्र और डी फादर होगा। बिल्कुल सही उत्तर बाबू। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न मित्र आपके सामने क्या लिखा गया, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को आप चुने, अर्थात इनमें कौन सा शब्द जो सदा एक वचन की बात करेगा। सदा एक वचन का मतलब क्या होता है कि जिसका कभी बहुवचन ना बने। है ना बातचीत। पहला ऑप्शन देखो होश लोग, बी ऑप्शन प्राण बाल, सी ऑप्शन हस्ताक्षर जनता और डी ऑप्शन चर्चा और जनता। है ना बातचीत। तो बाबू होश और लोग ये दोनों आपकी क्या है, ये आपकी दोनों बहुवचन है, सदा बहुवचन। प्राण और बाल दोनों सदा बहुवचन है। अच्छा बाल कैसे भाई, बाबू आप जो दुकान पे रहते हो बाल कटवाने के लिए, तो आप नाई से कहते हो बाबू 2 बाल काट दो, आप नहीं, आप कहते हो बाल काट दो, तो एकाधिक बाल वो काट देता हो। हालांकि तो आज तो समय तो चेंज हो रहा है कि बालों सबका झड़ जा रहा है यार, खैर कोई बात नहीं है। तो हस्ताक्षर जनता, जनता तो एक वचन है लेकिन हस्ताक्षर क्या है, सदा बहुवचन है, लेकिन दोनों एक साथ है इसलिए गलत। तो यहाँ चर्चा और जनता में तो ये आपका क्या होगा, सदा एक वचन, अर्थात जो आपका उत्तर होगा में तो डी फादर होगा। बिल्कुल सही है। चर्चा हो गया, जनता हो गया, वर्षा हो गया, बस भी ना मित्र पृथ्वी हो गया, सूरज हो गया, चंद्रमा हो गया, आदि आदि, ये शब्द क्या मित्र सदा एक वचन है। प्रेम भी कह सकते हैं आप। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्या लिखा मित्र, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं, अर्थात जो क्रिया अभी हो रही है आप उसे क्या कहोगे। पहला ऑप्शन संदिग्ध भूत, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। क्या होना चाहिए इसमें उत्तर। तो बाबू जो क्रिया अभी हो रही होगी वो तो वर्तमान काल होगा ना, भूतकाल की कहाँ से बात होगी, तो ये तो वैसे ही गलत बाबू। पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। अब तीनों ऑप्शन वर्तमान काल में है, जरा सोचो आप। अच्छा जो क्रिया भी हो रही होगी इसका मतलब कि वो काम जारी होगा। जैसे हिंदी की कक्षा चल रही है मतलब एक काम जारी है, अर्थात एक कार्य अपूर्ण है। तो मित्र जहाँ पे वर्तमान समय में क्रिया के जारी होने का बोध होगा उसे आप क्या कहेंगे, आप उसे कहोगे मित्र अपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात जो इसमें उत्तर होगा मित्र वो सी फॉर कांस्टेबल। बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन जरा देखिए आप क्या लिखा गया। अगला प्रश्न आपके सामने मित्र, दिए गए वाक्यांश का वाच्य परिवर्तन करें, अर्थात ये जो वाक्य पहले तय करो कि किसमें है और इसे बदलना कहाँ पे है वो। जरा सोचो आप, तुम अखबार पढ़ते हो, इसमें वाच्य क्या होगा, तो बाबू इसमें होगा कर्तृवाच्य अर्थात एक्टिव वॉइस। अब इसे हमें बदलना कहाँ पे है, तो मैं इसे हमें बदलना है कर्मवाच्य अर्थात पैसिव वॉइस में। लेकिन कैसे, जरा देखो आप, अगर कोई भी वाक्य है उसे कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में लेकर जाना है तो आप 3 स्टेप केवल चलो, उत्तर ऑटोमेटिक आएगा। क्या क्या बातचीत मित्र, पहला कदम आप एक काम करो कि उसमें कर्ता को पहचानो। आप कर्ता को पहचाने, आप कर्ता पहचान लिए, चलो ये बात तय हो गई। दूसरा स्टेप आप ये चेक करो कि क्या कर्ता के साथ में ने लगा है, यदि हाँ तो हटा दो, नहीं लगा तो कोई दिक्कत ना है ना, लगा होगा तो हटा देंगे। तो हटाने की बात क्या करेंगे फिर, तो मित्र या तो आप से जोड़ देंगे, या तो आप द्वारा जोड़ देंगे, या तो आप के द्वारा जोड़ देंगे। इन तीनों में से जो उचित लगेगा वो जोड़ देंगे आप। चलो एक हमने जोड़ दिया, आप क्या करें फिर, तो मित्र अंतिम स्टेप एक ध्यान रखिए कि काल में परिवर्तन नहीं। काल में परिवर्तन नहीं इसका मतलब क्या है कि आप अगर वो भूतकाल का वाक्य है तो बदलने पे भी मित्र भूतकाल होना चाहिए, और वर्तमान काल का वाक्य है तो बदलने पे वर्तमान काल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भूतकाल का वाक्य बदल के भविष्य काल में कर दिए, ना ना ना, गलत हो जाएगा। बस नहीं ना, हाँ ध्यान रखेंगे आप। तो मैं ये 3 स्टेप अपना ये उत्तर ऑटोमेटिक आएगा। और एक बात और कि सर्वनाम शब्दों के साथ बाबू
आप से द्वारा के द्वारा को जोड़ के लिखेंगे आप, अर्थात संलग्न रूप में लिखेंगे आप, अलग अलग नहीं। तो जरा सोचो आप, तुमने अखबार पढ़ा, बाबू ये वाक्य वर्तमान काल में है, लेकिन ये बात कहाँ गई, ये भूतकाल में गई, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर तुम अखबार पढ़ते थे, भूतकाल हो गया, तो बाबू ये तो वैसे ही गलत हो गया। फिर बस में ना, तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तो बाबू हमने कहा ना कि जब सर्वनाम आएगा तो उसमें से द्वारा के द्वारा या से जोड़ेंगे, तो हमारे हिसाब से मित्र जो आपका उत्तर होना चाहिए वो सी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल सही हो। अब तुम अखबार पढ़ते होंगे, है ना बातचीत, तो बाबू ये भी तो इसमें काल बदल गया, तो ये भी उत्तर नहीं होगा आपका, से बिल्कुल से उत्तर होगा। क्यों होगा आप ये भी समझ गए। और दोबारा अगर इसी तर्ज पे प्रश्न आएगा कि कर्तवाचक को कर्मवाचक बदलिए, तो आप निम्न इस्तेमाल करिए, उत्तर आपका आ जाएगा, वो कोई दिक्कत ना हो। अगला देखिए आप क्या लिखा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है, अर्थात इनमें से कौन सा शब्द उभयलिंगी, ये पूछा गया। वो कहाँ पूछा गया प्रश्न देख लो, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया, लेकिन थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लेकिन लेवल अच्छा है वो। पहला ऑप्शन क्या मित्र, डॉक्टर, बी ऑप्शन विद्वान, सी ऑप्शन अभिनेत्री और डी ऑप्शन गायक। क्या होता होगा वो, इसमें जरा सोचो आप कि कौन सा शब्द उभयलिंगी है। मित्र हिंदी में दो ही लिंग होता है, एक आपका पुल्लिंग, एक आपका स्त्रीलिंग। वचन भी दो होता है, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में तीन लिंग तीन वचन होता है, लेकिन हिंदी में तो दो ही लिंग होता है, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। अच्छा, मान लो कि कोई शब्द जो दोनों की बात करो करे, तब क्या कहेंगे, तो मैं तो उसी के लिए एक अलग शब्द बनाया गया, क्या, उभयलिंगी। बात वही आ गई प्रश्न में। तो मित्र इसमें आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, डॉक्टर। डॉक्टर क्या होगा, ये उभयलिंगी होगा। आप कभी ऐसा सुने कि पुरुष डॉक्टर कहे हो आप, हाँ, और अलग विषय कि आप महिला डॉक्टर कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन आप पुरुष डॉक्टर कहते हो बाबू, नहीं कहते हो आप, है ना बातचीत। तो जितने व्यवसाय के पद हैं, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, इंजीनियर हो गया, पायलट हो गया, लोको पायलट हो गया, बस में ना, ये सब आपका क्या होगा, ये उभयलिंगी होगा। संवैधानिक पद भी उभयलिंगी होंगे, जैसे आपका हो गया सांसद, आपने कहा विधायक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य है ना, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री हो, सब उभयलिंगी। खैर, तो आपका उत्तर क्या होगा इसमें, ए। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विदुषी। अभिनेत्री का पुल्लिंग अभिनेता, गायक का स्त्रीलिंग तो गायिका। चलो, तो आपका उत्तर में तो यहाँ पे ए था। अगला क्वेश्चन जरा देखिए आप क्या लिखा गया, इनमें से कर्म कारक का चिन्ह क्या वो, कौन सा कर्म कारक का चिन्ह है वो। ये तो एकदम आसान प्रश्न, थोड़ा समय हम ना लेते हुए आगे बढ़ जाते हो। देखो आप पहला ऑप्शन इसमें क्या लिखा गया, में बी ऑप्शन से सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन को। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, वो को होता है। एक बार सर जरा बता दो फिर से, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है मित्र, ने। कर्म कारक को, कर्ण कारक से का अर्थ द्वारा के द्वारा होता हो, से द्वारा के द्वारा नहीं होगा, चिन्ह ध्यान रखिएगा। कर्ण से संप्रदान के लिए, आपादान से, यहाँ जो से का अर्थ होगा वो अलगाव के फॉर्म में होगा। और फिर संबंध, का, की, के, रा, रे, रे, नानी, ने, अधिकरण, में और पर, संबोधन, हे, अरे, रे। समझ की बातचीत। तो मैं तो इसका जो आपका उत्तर होगा ओडिफा दर होगा, बिल्कुल से उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, चैत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा गया हो। पेट का ये प्रश्न में तो देखें आप, तो चैत का तद्भव रूप क्या होना चाहिए, जरा सोचो बाबू आप। तो चैत का जो तत्सम रूप होगा में तो क्या होगा, चैत्र। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, बिल्कुल से उत्तर हो। अगला प्रश्न जरा देखो, सर क्या लिखा गया, अभ्युदय में उपसर्ग क्या होगा। अभ्युदय में उपसर्ग क्या होगा, उपसर्ग की हम चर्चा 1 मिनट के बाद करते हैं। वो पहले हमें ये बताओ कि अभ्युदय में संधि क्या होगी, अभ्युदय में संधि क्या होगी। तो मित्र अभी हमने कल चर्चा किया था कि अगर शब्द में या वा त्र आएगा तो वहाँ पे संधि क्या होगी, यण संधि। अब तो क्या यहाँ पे आया, अच्छा एक बात और, या अवा के पहले वाला वर्ण सदैव आधा होगा तो क्या होगा, यण संधि, तभी यण संधि होगा। अच्छा मान अगर या वाक पहले आधा ना आए तो बाबू फिर अयादि संधि हुई, ध्यान रखिए बिल्कुल। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो आप क्या कहेंगे, अभि प्लस उदय। अब मित्र जब भी आप यण संधि के एग्जाम्पल को तोड़ते हो आप, तो जो पहला वाला पद आता है हमेशा उपसर्ग होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा मित्र, सी फॉर चाची जी, बिल्कुल सही उत्तर हो। अगला क्वेश्चन जरा देखिए आप क्या लिखा गया, पढ़ो। वह शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वह क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन बाबू एकाधिक जगह देखो पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन प्रत्यय, बी ऑप्शन उपसर्ग और सी ऑप्शन पद और डी ऑप्शन पदबंध। क्या लगेंगे इसमें उत्तर, आप सोचो। वह शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर चमत्कार पैदा करेंगे वो क्या कहलाएंगे। तो मित्र उनको आप कहते हो उपसर्ग अर्थात उपसर्ग, है ना बातचीत। अच्छा प्रत्यय क्या होगा फिर, तो जो शब्द के अंत में जुड़ के चमत्कार पैदा करेगा वो प्रत्यय कहलाएगा, और जो शब्दांश आगे जुड़ेगा वो उपसर्ग कहलाएगा। समझ गई बातचीत ना, ठीक है।
शब्दांश में संधि जरा बताओ क्या होगी। शब्दांश में संधि होगी मित्र दृढ़ संधि। शब्द प्लस अंश मतलब शब्द नहीं है, शब्द का अंश है, टुकड़ा है, भाग है, हिस्सा है। कौन? उपसर्ग और प्रत्यय, ना कि शब्द है। शब्द का टुकड़ा अर्थात शब्दांश है। समझ गई बाबू? ठीक है। अच्छा, पद और पदबंध क्या बाबू? तो पद तब कहोगे जब शब्द का प्रयोग आप वाक्य में कर लेंगे। जैसे हमने कहा कि मोहन ईमानदार लड़का है, तो मोहन क्या है? पद है, ना कि शब्द है। समझ गई बात ना? हाँ। अब पदबंध क्या होता है फिर? तो जब एक से अधिक पद मिलकर किसी व्याकरणिक कोटि का काम करेंगे तो मैं तो उसे हम पदबंध कहते हैं। पदबंध के 5 भेद: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध। आगे हम पदबंध का एक क्वेश्चन लेकर आए, में तो रुके रहिएगा, भागिए मत, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर जो आपका होगा मित्र वो बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही उत्तर हो। अगला क्वेश्चन जरा देखिए आप सब क्या लिखा गया। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या होगा मित्र? जरा सोचो आप। पहला ऑप्शन क्या लिखे मित्र? आ, बी ऑप्शन का, सी ऑप्शन इक और डी ऑप्शन सिक। क्या लगाएंगे इसमें उत्तर आप? तो मित्र आंशिक जो प्रत्यय आपका होगा वो इक प्रत्यय होगा। लेकिन हमें ये बताओ आप कि आंशिक में मूल शब्द क्या होगा कि जिससे वो आंशिक शब्द बना। तो मित्र आप सबको मालूम है कि अंश मूल शब्द होगा, अब प्रत्यय क्या होगा मित्र? इक प्रत्यय होगा। लेकिन जरा सोचो आप कि अंश में एक प्रत्यय लगा कि आपने आंशिक बना दिया, यहाँ छोटा था यहाँ बड़ा कैसे हो गया? तो मित्र समझो आप, अगर किसी भी शब्द में आप विशेष प्रत्यय को जोड़ोगे और उस शब्द के पहले वर्ण में अर्थात यहाँ पर अगर छोटा आकार स्वर होगा या बड़ा आकार स्वर होगा और उनमें अगर आप कोई भी विशेष प्रत्यय को आप जोड़ेंगे, मित्र विशेष प्रत्यय कितने होते हैं? 8। 8 कौन कौन? छोटा, छोटी, इक, ए, या, आयन और आयन। समझ गई बातचीत ना? हाँ। तो मित्र जब भी आ बड़ा का स्वर होगा तो वो ऑटोमेटिक बड़ा में बदल देगा, और जैसे यहाँ पे मित्र आप बड़ा करोगे तो ये बड़ा यहाँ पे स्वर आ गया और ये प्रत्यय की शुरुआत स्वर से, तो ये अपनी मात्रा अंतिम मोड़ पे लगा देगा और शेष का को आप उतार देंगे और शब्द क्या बन गया मित्र? आंशिक। इस तर्ज पे बना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हम आप रट लेते वो समाज प्लस एक सामाजिक, धर्म प्लस एक धार्मिक, तर्क प्लस एक तार्किक। आप सोचिए कभी कैसे बड़ा की मात्रा आ गई? नहीं। तो मित्र आप धीरे धीरे जुड़े रहिए, हर एक क्वेश्चन जो आप आज तक नहीं सीखे होंगे आप वो सीख जाएंगे दोस्त, ये वादा आपसे करते हैं दोस्त। बहुत बड़ी बात नहीं करेंगे लेकिन प्रश्न से हम आपको मित्र उस स्तर पे पहुंचा देंगे कि मित्र चिराग लेके ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ये बात गारंटी होगी। जंगम का विलोम क्या होगा? जंगम का विलोम क्या होगा? और ये कहाँ पूछा गया प्रश्न जरा देखें आप। हालांकि मित्र एकदम आसान प्रश्न है। जंगम का विलोम क्या होता है मित्र? अस्थावर। आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी वाला। बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची है? इनमें से यमुना का पर्यायवाची वो पूछा गया आपसे। जरा सोचो आप इसमें क्या उत्तर होगा। पहला ऑप्शन अर्कसुता, रवितनया, कालिंदी। अब बी ऑप्शन चंचरीक, दुहिता, अर्कजा। सी ऑप्शन कालिंदी, क्षेति, संकुत। डी ऑप्शन रवितनया, कालिंदी, वसुमती। क्या होना चाहिए इसमें उत्तर? विकल्प काट के उत्तर लगाओ आप। मित्र जो यमुना का पर्यायवाची होगा वो अर्कसुता, रवितनया, कालिंदी है ना बातचीत, तो अर्कजा, तो ये सब किसका होता हो? ये सब यमुना का ही पर्यायवाची होता। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा मित्र? ए फॉर आतंकवादी, बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से क्या है? अर्थात कौन से विकल्प में है? तो बाबू अंक का अर्थ क्या होता है? अंक का अर्थ गोद भी होता है, अंक का अर्थ गिनती भी होता है, अंक का अर्थ संख्या भी होता है ना? तो किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन, अर्थात आपका उत्तर होगा मित्र बी वाला। अगला जरा क्वेश्चन देखिए आप। जो प्रश्न आसान मित्र उस पर समय एकदम नहीं देना है, आगे बढ़ते रहना है, ठीक ना? बहुत आगे चलना दोस्त। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द क्या होगा? जरा बताओ बाबू आप क्या लगाएंगे इसमें उत्तर आप? शिशिर, शिरोधार्य, सुग्रीव और ग्रीष्म। क्या होगा उत्तर वो इसमें? माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु को बाबू हम लोग कहते हैं शिशिर ऋतु। क्या कहा जाता है? शिशिर ऋतु। अर्थात जो आपका उत्तर होगा मित्र वो ए फॉर आतंकवादी, बिल्कुल सही उत्तर बाबू। एक क्वेश्चन आपसे मित्र यही से है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे, इंतजार करेंगे बाबू हम।
अगला प्रश्न जरा देखिए आप, भूर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन भूज प्लस ओ, और बी ऑप्शन भू प्लस ऊर्जा, सी ऑप्शन भू प्लस ऊर्जा, और डी ऑप्शन भुज प्लस रा। क्या लगेंगे वो इसमें उत्तर? तो इसमें जो आपका उत्तर होगा मित्रों वो भू प्लस ऊर्जा, अर्थात जो आपका उत्तर होगा मित्र वो सी फॉर कांस्टेबल। अच्छा, भूर्जा में संधि क्या होगी? तो मित्र दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, फिर से जरा बताओ आप, दीर्घ संधि में स्वरों का योग कितनी बार होता है? 13 बार। गुण संधि में 10 बार, वृद्धि संधि में 8 बार, यण संधि में 46 बार, आयारी संधि में 44 बार। टोटल कितनी बार? 121 बार। तब जाके स्वर संधि की 5 भेदोष बन जाते हैं। आई होप की बात समझ गए होंगे। इसका उत्तर क्या होगा मित्र? सी फॉर कांस्टेबल। अगला क्वेश्चन जरा देखो बाबू आप क्या लिखा गया? जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ये आपका प्रश्न बाबू। प्रश्न एकदम आसान है और आप स्वयं देखो बाबू कि पूछा कहाँ गया है ना बातचीत? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ चले हम लोग एक बार जरा बताओ, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। कौन कौन? प्रथम पद प्रधान समास अर्थात अव्ययी भाव, उत्तर पद प्रधान समास अर्थात तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु समास, उभय पद प्रधान समास अर्थात द्वंद्व समास, और उभय पद अप्रधान समास अर्थात बहुब्रीहि समास। तो मित्र इसमें पूछा क्या गया था कि पहला पद प्रधान कौन सा होगा? तो बाबू हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। बस में ना, अव्ययीभाव समास की सीधा पहचान की पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, दूसरा संज्ञा हो, तो उस समस्त पद में समास क्या होगा? अव्ययीभाव समास। बहुत सुंदर। चलिए अगला प्रश्न जरा देखिए आप सब, क्या लिखा गया? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित की हुई भाग में कौन सा पदबंध होगा? बाबू रेखांकित कहाँ पे है जरा देखो आप, रेखांकित कहाँ किया गया? वो रेखांकित मित्र यहाँ पे जरा देखो आप रेखांकित मित्र यहाँ किया गया, जरा देखो आप, गीत गाती हुई स्त्रियां, ये आपका रेखांकित बाबू। इनमें आपसे पूछा गया पदबंध क्या होगा? तो मित्र आप तो ये रेखांकन का अंतिम बिंदु कहाँ तक है? यहाँ तक आया। आपको पूछ पकड़ना, पूछ जहां रुकेगी वहीं विमर्श करना है। ये रुकी कहाँ? स्त्रियां पर। स्त्री क्या? संज्ञा जातिवाचक। बस भी ना। तो बाबू स्त्री के लिए आपने एकाधिक पद इस्तेमाल किया, गीत गाती हुई, तो ये तीनों पद किसके लिए प्रयोग की गई? संज्ञा के लिए। तो जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा के लिए काम करेंगे तो उसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम के लिए काम करेंगे सर्वनाम पदबंध। समझ गई बातचीत ना? बिल्कुल। तो आपका उत्तर क्या होगा वो इसमें कि पदबंध क्या होगा मित्र? तो संज्ञा पदबंध। आपका उत्तर क्या होगा? सी फॉर कांस्टेबल। अच्छा एक बात और, मान लीजिए कि अगर हम इसी अंडरलाइन को यहां तक कर दें तब तो मैं तभी उत्तर चेंज हो जाएगा। अब इसे आप क्या कहोगे? विशेषण पदबंध कहोगे आप। लेकिन कहाँ तक अंडरलाइन था? वो यहाँ तक था। ठीक ना? तो हमारा उत्तर क्या होगा? बी फॉर बाहुबली। बिल्कुल सही उत्तर बाबू। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए आप बाबू, क्या लिखा गया कि दिल्ली की डॉट 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 एशिया में डॉट डॉट स्थान रखती है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की आप पूर्ति करें। उत्तर क्या होगा मित्र? जरा सोचो आप। पहला ऑप्शन नफासत अलौकिक, बी ऑप्शन धोखाधड़ी अजीब, सी ऑप्शन कुतुब मीनार विशेष, और डी ऑप्शन गलियां अद्भुत। क्या होगा मित्र? जरा सोचो आप। इनको बैठा के बाद जरा देखो, क्या ये पूरे भाव को स्पष्ट कर रहे हैं? दिल्ली की नफासत एशिया में अलौकिक स्थान रखती है, थोड़ा आत्मसम्मान नहीं करी वो। दिल्ली की धोखाधड़ी एशिया में अजीब स्थान रखती है, ना बाबू ना। हाँ, दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। बिल्कुल। तो आपका उत्तर क्या होगा मित्र? सी फॉर कांस्टेबल। आपका उत्तर बिल्कुल सही हो। अगला प्रश्न जरा देखिए आप, क्या लिखा गया? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले आप भाव को क्या कहते हैं? वो तो मित्र जो हृदय में सदैव विराजमान रहता है आप उसे अस्थाई भाव कहते हैं। क्या कहते हो बाबू? अस्थाई भाव। बस में ना, अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है मित्र? 9। कितना होता है? 9 है ना बातचीत। आज जब वही अस्थाई भाव एकदम परिपक्व फॉर्म में आ जाता है तो हमें तो रस को जन्म दे देते हैं। बस में ना। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी फॉर दरोगा। बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन जरा देखिए आप, क्या लिखा गया दोस्त? अगला क्वेश्चन मित्र, एक मिनट बाबू, चलिए एक आध दो क्वेश्चन आप लोग जरा बताते रहो बाबू। बताओ आप सब, कावर का उच्चारण कहाँ से होगा दोस्त? कावर का उच्चारण कंठ, चावर का उच्चारण तालु, टावर का उच्चारण कहाँ से होगा? मूर्धा से, टावर का उच्चारण दंत से, पावर का उच्चारण ओष्ठ से। है बातचीत? बिल्कुल।
कोई दिक्कत हो यहाँ तक ना है, सब लोग साथ बने रहिएगा मित्र। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी भी है, आगे जाने का प्रयास ना करें दोस्त। अगला क्वेश्चन जरा देखिए सब लोग। मित्र अगला प्रश्न जो आपके सामने है कुछ इस कदर, ये सारे प्रश्न हो गए थे वो ना, बिल्कुल ये वाला भी हो गया था, हाँ ये वाला भी हो गया था। हाँ, हृदय में मूल रूप से विराजमान वाले भाव को आप क्या कहते हैं मित्र? अस्थाई भाव कहते हैं। इसका उत्तर क्या होगा आपका? इसका उत्तर क्या होगा मित्र? डी फर्दर होगा, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है ना। इसका उत्तर क्या होगा मित्र? डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जरा देखिए बाबू आप, अगला क्वेश्चन जरा देखो बाबू क्या लिखा गया। छंद शास्त्र ग्रंथ सुब्रत तिलक के रचयिता कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, जरा विमर्श करो आप। पहला ऑप्शन क्या है? भामा, बी ऑप्शन क्या है? रुद्रट, सी ऑप्शन छेवेंद्र और डी ऑप्शन क्या है? दंडी। क्या इसमें उत्तर होगा बाबू? छंद शास्त्र ग्रंथ कौन सा? सुब्रत तिलक, इसके रचयिता कौन है? तो आपका जो उत्तर होगा मित्र वो छेवेंद्र। कश्मीर के मित्र संस्कृत की बहुत बड़े विद्वान कौन? छेवेंद्र, जिनका ये ग्रंथ है सुब्रत तिलक। भामा कोई नया नाम नहीं बाबू, ये एक परिचित नाम ही है। भामा को आप अलंकारों का जनक कहते हो बाबू आप, है ना बातचीत। एक प्रश्न इनके लिए आता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किसका कथन है? तो आपका उत्तर होगा आचार्य भामा। अच्छा, रुद्रट के लिए बाबू, तो अगर आपसे कहे कि अलंकारों का प्रथम आचार्य किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? रुद्रट। दंडी के लिए प्रश्न क्या बनता है कि जैसे आपने कहा भामा के लिए कि अलंकारों का जनक भामा को, तो मित्र अलंकारों की जनक में अगर दूसरा स्तंभ देखोगे आप, दूसरा महत्वपूर्ण स्थान देखोगे आप, तो मित्र किसका आएगा? वो दंडी का आएगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न जवाब देखो। हर गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला ऑप्शन 27, बी ऑप्शन 24, सी ऑप्शन 28, डी ऑप्शन 30। जरा बताओ इसमें उत्तर क्या होगा? बिल्कुल आपका उत्तर क्या होगा मित्र? 28 मात्रा होगी। हमें बताओ कि हर गीतिका मात्रा में, हर गीतिका छंद में कितनी मात्रा पे यति होता है? तो मित्र आपका उत्तर क्या होगा? 16, 12 मात्रा पे यति होता है। अच्छा, कौन सा छंद जिसमें 27 मात्रा होती है? तो मित्र सरसी छंद होता है। 16, 11 मात्रा पे यति, नाम सरसी छंद। 24 मात्रा में 3 छंद आते हैं, रोला छंद, दिक्पाल छंद, रूपमाला छंद। रोला छंद में 11-13 पे यति, दिक्पाल छंद में 12-12 पे यति, रूपमाला छंद में 14-10 पे यति। तीनों छंद में 24 मात्रा होती है। 30 मात्रा कहाँ पे होगी? तो तांटक छंद में 30 मात्रा होती है, जिसमें 16 और 14 मात्रा पे यति होता हो। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न में तो आपके सामने जरा देखिए क्या लिखा गया। निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार है? अलंकार का भी प्रश्न में तो आपके सामने है। क्या लिखा है देखिए आप। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, मतलब ये पूरा भाव यही है। जान पड़ता नेत्र बड़े बड़े, हीर को में गोल नीलम है जड़े। अगला ऑप्शन विरह है अथाह यह वरदान, और डी ऑप्शन प्रियतम को समक्ष कामनी ना जा सकी ना ठहर सकी। क्या होगा उत्तर होगी? जरा सोचो आप। विरोधाभास में संधि क्या होगी? देर संधि। विच्छेद क्या होगा बाबू? विरोध प्लस आभास, अर्थात कि विरोध का आभास होगा, वास्तविक विरोध नहीं होगा, विरोध का आभास मात्र होगा। एक तो यहाँ से उत्तर आप निकालिए, और नहीं तो सीधा उत्तर समझिए आप। अगर किसी भी काव्य में दो विपरीत बात कही जाए तो वहाँ अलंकार क्या होगा मित्र? विरोधाभास अलंकार होगा। जरा देखो आप कहाँ दो विपरीत बात कही गई बाबू। तो आपने क्या देखा कि प्रियतम को समक्ष पा कामिनी ना जा सकी ना ठहर सकी। बाबू या तो कोई जाएगा या तो रुकेगा ही, लेकिन दोनों बातें आपने कहा, ना तो जा पाई ना तो ठहर पाई। तो जब दो विपरीत बात हुई तो अलंकार क्या होगा मित्र? आपका उत्तर विरोधाभास अर्थात डी फॉर दरोगा। बात में यहाँ तक ना? बिल्कुल से हो। चलिए अगला प्रश्न देखो बाबू आप। अगला प्रश्न कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, बी ऑप्शन दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते,
छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा? वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बिल्कुल, छल कपट का व्यवहार बार हमेशा नहीं चलता है। सी वाले ऑप्शन में क्या लिखा गया? वो बुरे दिन हमेशा नहीं रहते। बिल्कुल से वो हर दिन बुरा नहीं होता वो, और नए लंबे समय तक चलने वाला ही होता है। बस ये हमारे आपके साथ में है। हम आप जब चाहेंगे तो अपने समय को दोस्त बदल देंगे, बस में ना। और समय दोस्त जब बेकार होता है ना, खराब हो जाता है समय, तो कोई साथ नहीं देता है। वो कहते हैं ना कि जेल के गेट पर, अस्पताल के बेड पर और कोर्ट की डेट पर जो खड़ा मिले वही अपना है, बाकी सब पराये हैं। है ना बातचीत? अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में होते हैं, अपने वो होते जो तकलीफ में होते हैं। चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा मित्र? डी फादर होगा, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखें बाबू, आप क्या लिखा गया? इनमें से खड़ी बोली हिंदी की पहले कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी की पहले कवि पूछा गया वो, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। आपका उत्तर क्या होगा मित्र? अमीर खुसरो। अच्छा, खड़ी बोली का जनक कहेगा तब वो अमीर खुसरो, बस भी ना। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हिंदी की प्रथम कवि कौन है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सरहपा। सरहपा कहाँ से आ गए? तो बाबू आप पढ़ोगे आगे साहित्य का पाठ, पहला साहित्य सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में है ना 84 सिद्ध थे, जिसमें जो प्रथम स्थान रखते हैं तो सरहपा ही रखते हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सरहपा। लेकिन यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग जो उत्तर होगा वो ए फॉर आतंकवादी। अगला क्वेश्चन जरा देखिए बाबू, आप क्या लिखा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? पहला ऑप्शन कर्मभूमि, बी ऑप्शन मानसरोवर, सी ऑप्शन शतरंज की खिलाड़ी और डी ऑप्शन मैला आंचल। तो बाबू इस तो आप बचपन से ही पढ़ते हो यार। कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज की खिलाड़ी, ये सब इनकी ही रचना है। मैला आंचल इनकी रचना नहीं बाबू, तो किसकी है फिर? तो मैं तो फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है। अच्छा, एक बात और, अगर आपसे कहा जाए कि धरती का धन किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा मित्र? फणेश्वर नाथ रेणु को कहा जाता है। उत्तर डी फादर होगा, बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि कौरवी किस बोली को कहते हैं? आप कौरवी किसका अन्य नाम है, ये पूछा गया। तो मित्र आपका उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? जरा सोचो आप, प्रश्न कहाँ पूछा गया वो जरा देख लो आप। दरोगा में पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया, और साथ में यूपी टीजीटी 2021 पूछा गया। है ना बातचीत? बिल्कुल। पहला ऑप्शन मारवाड़ी, बी ऑप्शन खड़ी बोली, सी ऑप्शन अवधी, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़ी। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए बाबू? खड़ी बोली। खड़ी बोली को आप अन्य क्या नाम देते हो? कौरवी। और भी बाबू नाम है, बहुत एकाधिक नाम है यार। आगे आपको पढ़ाएंगे मित्र, जब पूरी थियोरी पढ़ाएंगे ना, तो आपको आभास होगा कि हाँ कुछ इस कदर भी मित्र होता है आपका कंटेंट। है ना बातचीत? हाँ। अच्छा, एक बात और बताओ, खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोस्त दीजिएगा, इंतजार होगा। चलिए अगला प्रश्न जरा देखो आप। शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा मित्र? आप चयन करें आप। बाबू इसमें शुद्ध रूप इसका क्या होगा? तो बाबू जरा बताओ। पहला ऑप्शन शारीरक, बी ऑप्शन शारीरिक, और सी ऑप्शन शारीरिक, और डी ऑप्शन शारीरिक। तो मित्र बिल्कुल आपका उत्तर क्या होगा? शारीरिक। कैसे? तो आप जानते हो मित्र कि शरीर ए मूल शब्द है, और जब आप इसमें इक प्रत्यय को लगाओगे तो बाबू ए बना क्या देगा? शारीरिक। अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि जब मूल शब्द की पहले वर्ण में छोटा या बड़ा कसर होगा तो वो स्वतः क्या हो जाएगा? बड़ा। और शेष बड़े की मात्रा पहले से है, ये छोटी की मात्रा आगे रा के ऊपर और का को उतार देंगे मित्र, वही प्राप्त हुआ जो यहाँ लिखा गया था। तो ये आप समझ गए होंगे क्यों इसका उत्तर ये वाला हुआ। चलो अगला प्रश्न बाबू जरा देखो आप, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न बाबू। भागेंगे नहीं मित्र, बहुत कुछ आपके सामने है। ये अंतिम प्रश्न, इसमें बहुत कुछ सीखेंगे आप। राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में है? यूपी दरोगा 2021 का वो ये प्रश्न है, जरा सोचो आप। अनुच्छेद 243 से 135 में, 234 से 315 में, और 343 से 351 में, 334 से 153 में। बताओ जरा वो। तो जो राजभाषा संबंधी प्रावधान दिया गया बाबू, वो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दिया गया, बस भी ना। अच्छा, अगर आपसे पूछिए यहीं पर कि भारतीय संविधान में भाषा का प्रावधान कहाँ कहाँ दिया गया है, क्या यहीं पे दिया गया है? और भी स्थान बाबू, कहाँ कहाँ सुनिए आप। भाग अगर कहेगा भाग पार्ट तो 17 में,
अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल कहेगा तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, बस नहीं ना। इसके अलावा अनुच्छेद 29 में भी है, 30 में भी, 120 में भी, 210 में भी है और अनुच्छेद 394 का में भी है भाषा का जिक्र। और मित्र अनुसूची अर्थात परिशिष्ट अर्थात शेड्यूल 8 में भी भाषा का प्रावधान दिया गया है। समझ गई बातचीत। समय आएगा तो इन सब का एक बार पोस्टमार्टम करेंगे बाबू। तो अनुच्छेद 343 से 351 तक। अच्छा, अनुच्छेद 343 में लिखा क्या गया है कि संघ की राजभाषा का प्रावधान, बस इतनी बात। लेकिन 343(1) में कि संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी तथा अंकों का जो प्रयोग होगा या रूप होगा मित्रों वो अंतर्राष्ट्रीय रूप का होगा। ये बात कहाँ लिखेगी? अनुच्छेद 343 में नहीं, 343(1) में लिखा गया है। समझ गई बातचीत ना। चलिए तो मित्र ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसे लगा मित्र? सब लोग अपना कमेंट अवश्य दें कि आज की क्लास में हर एक क्वेश्चन आपको जो आप हमसे चाहते मित्र क्या वही है कि एक क्वेश्चन केवल एक औपचारिकता में ही है मित्र? जरा आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है ना। चलिए तो आज मित्र हम लोग आपसे ही निवेदन करते हैं बाबू कि अगर एक क्लास अच्छी लग रही है तो मित्र बस इसका कोई चार्ज नहीं है, बस चार्ज हमारे लिए मित्र इतना है कि आप इस क्लास को एक बार लाइक किया करो। उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ और मेहनत आपके लिए हम करेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएंगे। बस आपका अपना बाबू एक कर्तव्य है कि आप एक बार सेशन को लाइक किया करें, अच्छे कमेंट करके बताएं कि हाँ क्लास आपको कैसे लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ़ायदा आपका होगा कि अगर कोई भी सूचना इस परिवार से अगर आपके पास जाती है तो पहले प्राथमिकता आपको दी जाएगी, जिसमें आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बस में ही ना। हाँ तो मित्र ये आपकी जो क्लास है, ये जो सेशन मित्र ये आपका रात्रि 8 बजे से चलता है। हालांकि आज ये 9 बजे से चलेगा, थोड़ा टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से नहीं हो पाई, परंतु ये रोजाना क्लास 8 बजे से ही होगी। तो 8 बजे से ही होगी मित्र, ये आपसे वादा है। और कोई भी गैपिंग इस क्लास में नहीं होगी, जान ना निकले वो अलग बात है बाबू, ठीक है ना। ठीक है तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए आप। लेकिन हाँ पढ़ाई बेहतर करिए बाबू। बाकी मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।